हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे डेली डोज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में इसे क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस में आता है, एपीएफओ में आता है और आपका बाकी भी जो स्टेट सर्विसेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आता है। अब ये इन सब एग्ज़ाम्स में इनका जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आता है बहुत टफ़ नहीं होता है, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है इनके बारे में तो इनका क्वेश्चंस जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इस सीरीज़ में ये कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ ही पढ़ाएं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस कुछ टफ़ आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है उसमें इकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो बेसिकली थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी में भी आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ा होगा फूड चेन, फूड वेब, प्रोडक्टिविटी, उसके बाद बायोम्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, स्पीसीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इस तरह का चीज़। फिर इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, फिर आपका पिरामिड्स जो होते हैं, बायोमास का, एनर्जी पिरामिड्स, इनके मतलब ये सब थोड़े बेसिक चीज़ होते हैं, साइंस से रिलेटेड चीज़ होते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ होते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में भी जो है वो साइंस ही है, लेकिन हमारे जो इन एंड अराउंड हो रहा है उन सब के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पोल्यूशन हुआ और भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब के बाद हम लोग को इसमें क्या है, इन्वायरमेंट में कुछ एक्ट्स पढ़ना है इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, और वर्ल्ड ओवर भी जो कन्वेंशंस हैं उनको भी देखना है। तो इन्वायरमेंट जो आप कह सकते हैं कि हमारा ज़्यादा बड़ा पार्ट है इकोलॉजी से, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, और क्वेश्चन के मदद से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम पार्ट और मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसको कवर करें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आता है, बिल्कुल, नहीं तो फिर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया इफ़ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है 2017 में। आपका ऑप्शन ए है, इट एन्जॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। बी है, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। सी है, इट इज़ एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। और डी है, बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन मार्क करिए और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है, इट एन्जॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। अब यहाँ पे देखिए वर्ड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इसमें भी देखिए प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। इसमें एक्ट में बहुत डिटेल्ड एक्ट है, इसमें बहुत बड़ा है ये, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कैसे डिफ़ाइन होते हैं, जो कि आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कम्युनिटी रिज़र्व, कंजर्वेटिव रिज़र्व्स, ये सब जो है ये सब इसमें पढ़ना है। उसके बाद एक आता है इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, शेड्यूल्स 1 to 6। अब शेड्यूल्स क्या हैं कि शेड्यूल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सर्टेन स्पीसीज़ को, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि शेड्यूल 1 का कुछ अलग पैरामीटर्स है, शेड्यूल 2 का कुछ अलग पैरामीटर्स है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। पर यहाँ ध्यान दीजिए कि ये प्रोटेक्शन वर्ड से ही आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि यहाँ भी है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, यहाँ भी जो है ये प्रोटेक्शन है। अब देखिए जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल ही वेग स्टेटमेंट है। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नॉट इज इम्पॉसिबल। ये जो है ये बेसिकली जो है ये लिस्ट का बात कर रहा है IUCN। जब IUCN का रेड लिस्ट होता है, रेड डेटा बुक का, वो जब आप देखिएगा तो उसमें यह है ये ऐसा कुछ क्राइटेरियाज होता है जिसमें स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देते हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल उसमें होता है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको IUCN रेड लिस्ट के बारे में पता होता तो ये वाला ऑप्शन आप समझ जाते कि ये गलत है। तीसरा है, इट इज़ एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, या कह सकते हैं बहुत ही अनरिलेटेड स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पर क्योंकि एंडेमिक बहुत सारा स्पीसीज़ हो सकता है किसी भी रीजन में, तो उस वजह से हम लोग किसी एक्ट में उसको नहीं डालेंगे, और डी ऑप्शन तो गलत होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अंदर शेड्यूल्स क्या है। अब हमने कहा ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, तो आप ये एक्ट जो है गूगल पे जाइए, सर्च करिए, पीआरएस में या पीआईबी में आपको ये एक्ट पूरा डिटेल में मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको उतना नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं कि एक्ट किसके बारे किसने मतलब किस बारे में है, मेन क्या है। जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसमें बनता है, फिर उसमें आपका ज़ू अथॉरिटी बना हुआ है उसमें, फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो उस एक्ट के अंदर ही बना है। जैसे एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो बॉडी है वो भी इसके अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ आप उससे थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब उसमें हम लोग का मेजर चीज़ यहाँ पर है शेड्यूल्स देखना है। देखिए हमारे शेड्यूल 1 में क्या है ना कि शेड्यूल 1 में हम लोग कुछ स्पीसीज़ को डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग शेड्यूल 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब जो कि जिनका पॉपुलेशन काफ़ी घट गया है, जिनको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, तो उस तरह के स्पीसीज़ को शेड्यूल 1 में डालें। अब देखिए क्या है, इसमें शेड्यूल 1 में जिस स्पीसीज़ को डालते हैं उनका हंटिंग प्रोहिबिटेड है और ट्रेड भी प्रोहिबिटेड है। याद रखिए, हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग जो है इन सब स्पीसीज़ का आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करिएगा तो आप पेनल्टी बहुत लगेगा, मतलब अमाउंट मतलब मनी भी आपको लगेगा पेनल्टी, और दूसरा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा फेमस केस ऑफ ये जो ब्लैक बक है, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है, आप जानते हैं, जो इसका भी किलिंग हुआ था। तो आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारा इसमें स्पीसीज़ है, बहुत सारा जो है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा क्या है, शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में भी सेम है शेड्यूल 1 है, इसमें स्पीसीज़ हैं और स्पीसीज़ हैं, इसमें भी हंटिंग और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें पेनल्टी जो है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा एकदम कह सकते हैं। हार्श है, इसमें भी बहुत हार्श है, लेकिन इसमें इम्प्रिजनमेंट का हो सकता है मैग्नीट्यूड कुछ कम हो। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल 3 एंड 4। इसमें क्या है कि इसमें स्पीसीज़ जो है वो नॉन एंडेंजर्ड है, लेकिन फिर भी इनका हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट जो है 1 और 2 से कम है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप 1 से 4 जा रहे हैं, आपका पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट जो है वो घटते चला जा रहा है। मतलब जो भी आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो घटते चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 क्या है कि आपका शेड्यूल 5 ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम लोग वैसे एनिमल्स को प्लेस करते हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। जैसे माइस, रैट, कॉमन क्रो, इन सब हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग इन सब को देखते हैं। तो ये क्या होता है कि इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है और ये ह्यूमन लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा नील गाय के बारे में। नील गाय जो है वो बिहार में भी और उत्तराखंड में भी जो है बहुत सारा फार्म्स को बर्बाद कर देते हैं। वो क्रॉप्स को घुसते हैं और खा लेते हैं और फ्रूट्स को वो ख़राब कर देते हैं। तो वहाँ के स्टेट ने, बिहार ने भी और उत्तराखंड ने भी सेंटर को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ नीलगाय को जो है वो आप इसको वर्मिन डिक्लेयर करिए और शेड्यूल 5 में डाल दीजिए, क्योंकि शेड्यूल 5 में जब डालते हैं, वर्मिन करते हैं, तो इनका हंटिंग अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो यानी आप समझ रहे हैं कि शेड्यूल 5 में वैसे एनिमल्स होंगे जिनका हंटिंग अलाउड है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेड्यूल 6 जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक शेड्यूल है। दिस इज़ फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये वैसे प्लांट है जिनका मतलब ये बहुत ही रेयर स्पीसीज़ होते हैं और इनका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इसी कारण इनका जो प्लांटेशन होता है या इनका आप कल्टीवेशन जो है विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिव भी होते हैं थोड़े से। ठीक है, ये आसपास अपने बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट भी कर सकते हैं। इसी कारण इनका कल्टीवेशन जो है बहुत मतलब ध्यान से किया जाता है और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपको अप्रूवल का ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी नॉलेज मिला। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन से आपका एक पार्ट कवर कर लिया जाए। अगर आप इस सिर्फ लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको फिर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमिशन गैप रिपोर्ट। बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, आपने बार बार सुना होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ रिलीज्ड बाय यूएनईपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सेकंड है स्टेटमेंट, द रिपोर्ट असेसेस द गैप between anticipated emissions in 2030 and levels consistent with the 1.5 degree Celsius and 2 degree Celsius targets of the Paris Agreement। ठीक है, इंडिया इज़ अमंग द टॉप 4 emitters of GHGs जो कि ग्रीन हाउस गैसेज है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ठीक है,
तो इसमें आपका कौन सा सही है आप मार्क करिए, विच ऑफ द फॉलो अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2 एंड 3 मीन्स तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है ये एमिशन। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और ये बहुत सारा मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करता है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल कर लीजिए यूएनबी के बारे में। इसका जो है ये इसका रिलीज है, ये रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट को, एनुअल है ये, देखिए एनुअल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा कि एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है तो वो एनुअल रिपोर्ट है, ना ही बाई एनुअल है ना ही बाई इनियल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि दिस इज़ एनुअल रिपोर्ट। तो हमारा 2020 का रिपोर्ट आ गया है, उसमें है कि उसमें देखिए यहाँ पर देखिए कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूए मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है ये टॉप 4 एमिटर्स में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एमिशन गैप रिपोर्ट होता क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि द रिपोर्ट असेसेस द गैप बिटवीन द एंटीसिपेटेड, देखिए एंटीसिपेटेड एमिशंस मतलब एंटीसिपेटेड एमिशंस मतलब कि अभी जो जितना एमिट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अंदाज़ लगाते हैं कि इसी रेट पर अगर हम लोग एमिट करते रहेंगे तो 2030 में हमारा एमिशंस कितना रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है लेवल्स कंसिस्टेंट विथ 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट। देखिए अब क्या है, पेरिस एग्रीमेंट जो आपने पढ़ा होगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, उसमें क्या था ना कि उसमें कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो टेम्परेचर होता था हमारा नॉर्मल मीन टेम्परेचर जो होता था उससे 2+2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे, ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट में था। ठीक है, तो इसमें क्या था, जब आपको ऑब्वियसली आपने कुछ टारगेट सेट कर दिया है तो आपको अपना एमिशंस भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लेवल्स का बात कर रहा है ना, ये लेवल्स कंसिस्टेंट विथ ये, मतलब अगर हम लोग को ये टारगेट अचीव करना है तो हम लोग को जो एमिट करना है जो आइडियल वे में करना है, और जो ये एंटिसिपेटेड जो हम लोग एक्चुअली करेंगे, इसके बीच का जो गैप होता है ना वो इस रिपोर्ट में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो हुआ वो बेसिकली आपका ये बताता है कि आप कितने दूर हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये हर साल आता है, ये कंट्रीज़ लोग देखते हैं इसके हिसाब से अपना पॉलिसी फ्रेम करते हैं कि अपना एमिशंस को कैसे घटाया जाए और कैसे हम लोग टारगेट को रीच करें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताइए किगाली अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू, ऑप्शन ए है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन है, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी है रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के रिलेटेड है। इसमें क्या था कि इसमें प्रोटोकॉल सेट किया गया था जिसके अंदर जो है आपका CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFCs को हम लोग को फेज़ आउट करना था। ये दोनों को फेज़ आउट इसलिए करना था कि ये दोनों जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ODS बोलते हैं इनको। ODS का मतलब क्या हुआ कि ये जब ऊपर जाते हैं मतलब इन्वायरमेंट में स्ट्रेटोस्फेयर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारा ओजोन को ये मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन की वजह से जो है ये डिप्लीट कर देते हैं, मतलब वहाँ पर ओजोन का डेंसिटी कम कर देते हैं। तो जब डेंसिटी कम हो जाता है तो यूवी रेज जो है वो क्रॉस करने लगता है। तो जानते हैं कि यूवी रेज जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए हमने कन्वेंशन बनाया, वियना कन्वेंशन, उसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और उसमें हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग HCFCs और CFCs को फेज़ आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग HCFC और CFC को फेज़ आउट करना चाहते थे और उसके बदले हम लोग लाए थे HFCs। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो आपका ODS नहीं है, मतलब वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज़ में भी आया, इसको रेफ्रिजरेशन में भी हमने यूज़ किया। पर हुआ क्या कि HFC ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही भयानक या बहुत ही भयंकर ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। भयंकर मीन्स ये इनका जो ग्रीन हाउस जो वार्मिंग पोटेंशियल हो जिसको GWP बोलते हैं वो बहुत हाई होता है, वो CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा था कि ये ओजोन डिप्लीशन तो नहीं कर रहे थे, पर ग्रीन हाउस गैस को मतलब ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे थे। तो इसमें भी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग को HFC जो है उसको भी फेज आउट करना है और उसका भी कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो इसी के लिए जो है किगाली अमेंडमेंट आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है। तो जब आपका जब ये आया अमेंडमेंट, तो इससे क्या हुआ ना कि इसमें इसमें एक टर्म आता है, आप लोगों को आ सकता है, इसमें था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब हुआ कि इसमें सारे कंट्रीज़ को कॉमन एम है, लेकिन सब कंट्रीज़ को जो है अलग अलग टारगेट मिलेगा, क्योंकि सब कंट्रीज़ का सिचुएशन अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया एंड चाइना, देखिए ये दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पर ऑब्वियसली अभी AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में भी लाई करते हैं। तो इन लोग क्या होता है कि इन लोग तुरंत अपना HFC को फेज़ आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नीड जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब तुरंत फेज़ आउट नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों को कुछ टाइम मिला है, कुछ टारगेट मिला है कि इतने दिन में आप लोग को फेज़ आउट करना है। ठीक है। तो जैसे इंडिया को टारगेट मिला है 2047 तक। ठीक है। आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, आपको ठीक ठाक नॉलेज पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ फॉर ओजोन डिप्लीशन, और उसमें जो किगाली जो अमेंडमेंट आया था वो किस लिए था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर करेक्टली मैच्ड विद देयर कॉजिंग एलिमेंट। ठीक है। पहला है ब्लैक फुट, वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग से। दूसरा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो है कैडमियम पॉइजनिंग से। थर्ड है हमारा इटाई, और ये है नाइट्रेट पॉइजनिंग से। ठीक है। तो आप बताइए कौन सा सही मैच्ड है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी है 1 एंड 3 ओनली। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है आपका 1 ओनली, मीन्स आपका दोनों जो है 2 और 3 वो गलत मैच है। अब हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हैवी मेटल क्या होता है। ठीक है। हैवी मेटल वैसे मेटल होते हैं जिनका रिलेटिवली हाई डेंसिटी होता है। ठीक है। और ये बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी ना बहुत पॉइजनस हो जाते हैं। मतलब अगर हमारे फूड में या वाटर में ये लो कंसंट्रेशन में भी अगर रहें या हमारे बॉडी में भी रहें, तो ये बहुत पॉइजनस हो जाते हैं और हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है। अब हैवी मेटल क्या होता है कि डिफरेंट मिनरल से या मतलब बहुत जगह माइनिंग वाइनिंग एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि हमारे सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल की वजह से फिर वो वाटर टेबल में चले जाते हैं। वाटर टेबल से उनको मतलब उन या तो वो सब्जियों में चले जाते हैं या फिश में चले जाते हैं या किसी में चले जाते हैं कि वो बायो मैग्नीफाई होकर फिर हम लोग के बॉडी में चले आते हैं। अब जब बायो मैग्नीफिकेशन होता है तो आप जानते हैं कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो फिर हम लोग के लिए जो है वो हेल्थ कंसर्न हो जाता है। तो इसमें जो है कॉमन जो आपका हैवी मेटल्स है, जैसे मर्क्यूरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, थैलियम है, लीड है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं वो कौन सा है। जैसे मर्क्यूरी है, इससे होता है मिनामाटा डिजीज़। मिनामाटा जो डिजीज़ है वो दैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ प्लेस इन मिनामाटा इन जापान। जापान में एक प्लेस था, वहाँ पर मर्क्यूरी पॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ फिशेज़ जो है वो अफेक्टेड हो गए थे। ठीक है। तो वहाँ पर मिनामाटा डिजीज़ हो गया था। फिर है कैडमियम। कैडमियम भी जो है आपका वो हैवी मेटल है, इसके वजह से इटाई होता है। ये भी एक इसका हिंदी या इसको लोकल लैंग्वेज में आउच भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इससे इरिटेशन होता है स्किन्स में, तो ये इसको भी आप देख लीजिए। लेड के वजह से अनीमिया हो जाता है आपको। आर्सेनिक के वजह से ब्लैक फुट डिजीज़ होता है, याद रखिए। ठीक है। हमारा जो था ब्लैक फुट वो आर्सेनिक की वजह से होता था। और नाइट्रेट्स जो है आपका वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था ब्लैक फुट जो है आपका आर्सेनिक की वजह से आ रहा था, तो सही ऑप्शन बस वही था। तो इस तरह से आपने देखा कि सब मेटल्स की वजह से हम लोगों को कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है। इस चीज़ को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप लेकर जो है इसको अपने पास रख सकते हैं, ये इतना आपके लिए काफ़ी होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिनको आता है वो तुरंत मार्क कर देंगे, जिनको नहीं आता है वो एक्सप्लेनेशन देखें। यहाँ पर है पखुई। ओके। पखुई टाइगर रिजर्व पखुई टाइगर रिजर्व यहाँ पे इस छूट गया है। इज़ इन स्टेट ऑफ, किस स्टेट में ये बताना है। पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय और डी है मिज़ोरम। ठीक है। तो सही ऑप्शन मार्क करिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब इस क्वेश्चन लेने का मतलब ये था, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा। देखिए पाके और पखुई टाइगर रिजर्व
इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। अब क्या होता है ना कि हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे टाइगर रिज़र्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बहुत सारे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत सारे हैं। तो होता क्या है कि इनका ऑफिशियल नाम होता है और कुछ इनका रीजनल नाम होता है। जैसे पाके जो है वो ऑफिशियल नाम है और पखुई जो है वो रीजनल नाम है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपसे रीजनल नाम पूछ देगा, ठीक है। ये यूपीएससी ऐसा करता है क्योंकि आपसे आपसे पूछ देगा कि रीजनल पखुई क्या है। पखुई तो आप तो पढ़ के गए हैं पाके, तो आप वहाँ पे गलत मार्क कर दीजिएगा। तो इसी तरह से ऐसा जब भी कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में है उस साल जो है न्यूज़ में, उसको आप ध्यान से देख के जाइए, ठीक है। अगर आप जब उनके बारे में गूगल करते हैं तो ये देखिए कि उनका कोई अल्टरनेटिव नेम है क्या, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी आस्क मतलब पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ हाईवे नेम ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इंक्लूड्स 40 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच टू द कोर एरिया ऑफ पकुई पाके टाइगर रिजर्व। वहाँ से एक हाईवे पास होना चाह रहा है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पाके टाइगर रिजर्व क्या है, बाउंडेड बाय भरेली एंड कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड पाके रिवर इन द ईस्ट। इसका जोग्राफी ऐसा है कि ये रिवर से बाउंडेड है। उसके बाद हैबिटेट क्या है, लोलैंड, सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालय ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। देख रहे हैं यहाँ पर फॉरेस्ट का भी डाइवर्सिटी अच्छा खासा है। तो आप जो है इसके बारे में, इसके बायोडाइवर्सिटी, इसके इकोसिस्टम, इसके वेजिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में रहता है तो उसको आप लोग एटलीस्ट गूगल कर लिया करिए, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लिया करिए, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो आज जो था ये हमारा 5 क्वेश्चन का ये जो सीरीज़ था, इससे आपका होपफुली आपको काफ़ी नॉलेज, आपका रिज़र्व बढ़ा होगा। और इसी तरह से जो है हम लोग इन्वायरमेंट का सीरीज़ लेते आएंगे आगे भी। और इस एक क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि आपका पूरा एक कंसेप्ट कवर कर लिया जाए, क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और टाइम सेविंग भी होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग और भी डेली डोज का जो सीरीज़ आ रहा है उसको भी देखते रहिए। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।